जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लास्ट सेशन है आप लोगों के साथ, और माइट बी आई थिंक दिसंबर एंड तक कोर्स वाइंड अप करना था हमें। अच्छा, सो बहरहाल जी, आज आपके साथ मेरा ये इस सेंस में लास्ट सेशन है। लास्ट डे में आपके साथ बात कर रहा था इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से। इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से बात कल हो रही थी, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया था। तो ऐसा है कि उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आज आप लोगों को सेंड कर दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको दो टॉपिक ज़ेरे बहस लाना चाहूँगा, एक सोशल मार्केटिंग और दूसरा मैं बात करूँगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ये दो चीज़ें अभी मैं कवर करूँगा। तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, टॉपिक जो ज़ेर बहस आ रहा है वो है सोशल मार्केटिंग का, और इसके अंदर दो इश्यूज और देखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटीज़ की मार्केटिंग कैसे होती है। ये मार्केटिंग के रिमेनिंग इश्यूज थे कुछ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है सोशल मार्केटिंग का, तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं इस मामले में कि एक चीज़ होती है सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट इन अ गुड। तो जो सोशल मार्केटिंग है इसका ताल्लुक बेनिफिट गुड्स एंड सर्विसेज के साथ होता है, यानी वो चीज़ें जो सिर्फ कंज्यूमर के लिए सेटिस्फैक्शन नहीं रखती बल्कि एक्चुअल बेनिफिट रखती हैं। वैसे तो देखिए, सेटिस्फैक्शन तो जो होती है मार्केटिंग के एंगल से, उसके अंदर हम नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखते जनरली। मिसाल के तौर पे हम मार्केटिंग करते हैं जब, तो हम मार्केटिंग करते हैं फ्रूट की भी करते हैं, जूसेस की भी करते हैं, ये सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ टोबैको की भी करते हैं, स्मोकिंग की भी करते हैं, और फिर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अल्कोहल की भी मार्केटिंग होती है, शैम्पेन की। इसी तरह और पता नहीं इसकी क्या क्या इकसाम होती हैं। जैसे आप ये कह लीजिए अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जिसके अंदर ब्रांडी है, शैम्पेन है, वाइन है, तो ये सारी मार्केट होती हैं। अल्कोहलिक बियर है, तो ये सारी मार्केट होती हैं। ये इसमें सेटिस्फैक्शन है, कंज्यूमर के लिए वैल्यू है, तभी तो पैसे दे रहा है, लेकिन इसमें बेनिफिट नहीं है। जो सोशल मार्केटिंग का ताल्लुक है वो पॉजिटिव बेनिफिट के साथ है कि एक ऐसी चीज़ की मार्केटिंग की जाए जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है बल्कि इसके अंदर फ़ायदे हैं। ये मैरिड गुड्स हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि जो मैरिड गुड्स होती हैं मुआशरा इनको अंडर एस्टिमेट करता है। मिसाल के तौर पे कोई म्यूज़ियम है तो हम समझते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, म्यूज़ियम बड़ी वैल्यूएबल सर्विसेज दे रहा होता है। और आप किसी भी शहर, वो पुराने शहर जैसे लाहौर है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, इस्तांबुल है, आप इन शहरों में जाएं तो आप इनकी हिस्ट्री देखने चल पढ़ने चल पड़े तो आपको तो साल हा साल चाहिए। लेकिन एक ही दिन की एफर्ट से किसी कौम की तारीख जाननी हो तो आप उसके तारीखी शहर के म्यूजियम में चले जाएं, तो आप अपनी आंखों से हिस्ट्री को देख लेंगे। तो ये बेनिफिट गुड है, आपके लिए बेनिफिट सर्विसेज हैं, लेकिन हम इसकी उस तरह कदर नहीं करते। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, बच्चे इतना फ्रूट शौक से नहीं खाते। वेजिटेबल्स हैं पर्टिकुलरली, इतने शौक से नहीं खाते बच्चे। वैक्सीनेशंस हैं, हम जान छुड़ाते हैं इन चीज़ों से, ठीक है ना। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये सोशल मार्केटिंग है, जिनको हम बताते हैं कि ये कौमों को बनाने के लिए कितनी मुफीद चीज़ें हैं। कि आप देखिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया है कि पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में नहीं हुआ। क्यों? हमने इस पे केयर नहीं की, हमने सोशल मार्केटिंग पे काम ही नहीं किया, हमने लोगों के जहन को मरबूत ही नहीं किया कि कितना अहम है, और नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हम जो नेगेटिव बेनिफिट गुड्स हैं, जैसे डीमेरिट्स गुड्स हैं, टोबैको है, अल्कोहल है, इसको हम डिस्करेज करते हैं, और हम मार्केटिंग करते हैं जो माशरे की सेहत के लिए अच्छी है। तो जहाँ तक बात है कि हम इससे क्या बेनिफिट लेते हैं, तो एक तो बात यह है कि पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो सोशली वैल्यूएबल गुड्स के लिए हम एक सेलिंग पॉइंट जनरेट करते हैं, और हम फ़ायदा मंद चीज़ों के लिए बात करते हैं, फेयर ट्रेड की बात करते हैं। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, बताते हैं कि चीज़ें कहाँ से दस्तयाब हैं, इनका क्या फ़ायदा है। अच्छा,
اور یہ بھی ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے بالکل. اور ہم اس کی مدد سے ان چیزوں کی سیلز کو انکریز کرتے ہیں, اس میں اضافہ کرتے ہیں, اور اس میں ہم رسپانسبل بیہیویئر جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم اس معاملے میں کاسٹ کٹنگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اور سوشلی رسپانسیبل بیہیویئر لاتے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اس سے ہماری کاسٹ بڑھ جاتی ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جتنی بھی کمپنی سوشلی رسپانسیبل ہوتی ہیں, صرف ایک حلال کا نام لکھ دینے سے آپ کی سیل پہ بڑا اثر پڑتا ہے کہ اٹس میک آف حلال گڈس. تو یو سی دیٹ کہ اس سے لگتا یہی کہ کاسٹ بڑھتی ہے, لیکن آپ کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سے آپ کی کاسٹ چاہے انکریز ہو جائے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کے سیلز پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. یہاں ہم ایک بات کا پیش نظر لاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بنسبت اس کے کہ ٹھیک ہے جی ہم سیلنگ پوائنٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں, ہم سیلز کو بھی انکریز کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ سوشل ایکشن پلان کے تحت یا سوشل ایکٹیویٹی کے تحت ہم اپنے آپ کو پاپولرائز بھی کر رہے ہیں ایسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ, کہ ہم ایک کارپوریٹ سوشلی رسپانسبل سٹیزن ہیں اور ہم بزنس ورلڈ میں جو ہے وہ مثبت لے کے چل رہے ہیں. لیکن ہم ایتھکس کو اہمیت دیتے ہیں اور یقینی طور پہ لا سے آگے بڑھ کے ہم ایتھکس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھلے ان کے اوپر لٹیگیشن نہیں کی گئی یا سوری اس کے اوپر کوئی لیگل فریم ورک نہیں ڈیولپ کیا گیا, لیکن ہم بیفور اس کے کہ اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن بن جائے ہم اس سے پہلے ہی ایسی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ نیگیٹو ہے اور اس کا جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اس طرح کمپنی ایک پازیٹیو پبلسٹی گین کرتی ہے اور ایک مثبت امیج گین کرتی ہے اپنے کسٹمر کی نظر میں, اپنے اسٹیک ہولڈرز کی نظر میں, اور اس کے کئی سوشیبل بینیفٹس ہیں. مثال کے طور پہ ایسی رسپانسبل کمپنیز کے شیئرز آج کی مارکیٹ میں زیادہ خریدے جاتے ہیں. شیئر ہولڈرز یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی پولوشن کے کیسز میں یا کنٹیمینیشن آف انوائرمنٹ میں انوالو نہیں ہوں گے, یہ ایسی انلیگل یا امورل بزنس ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے, اس لیے وہ اس کے شیئر کو پرائڈ کے ساتھ رکھتے ہیں. دوسری چیز, کسٹمر ان کے پروڈکٹ کو شوق سے خریدتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ صحت پر سمجھوتا نہیں کریں گے, معاشرے کی فلاح پر سمجھوتا نہیں کریں گے, اور ایسی آرگنائزیشن کے امپلائیز کو رسپیکٹ زیادہ دی جاتی ہے, ریپیوٹ زیادہ دی جاتی ہے, اور ایک بات بینیفٹ بھی زیادہ دیے جاتے ہیں کہ جو سوشلی اتنے رسپانسبل ہیں اباؤٹ دیئر کسٹمر, about their consumer, they will be definitely more responsible about their employees and look after them very well. Similarly, supplier has another pride کہ جو لوگ اتنے ذمہ دار ہیں وہ ٹائملی پیمنٹ بھی کرتے ہوں گے, اس سے سپلائر بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انہیں کبھی انویسٹمنٹ کے لیے لون کی ضرورت پڑتی ہے تو فنڈز پرووائڈر بھی جانتے ہیں کہ یہ ایتھیکلی اچھے لوگ ہیں, تو یہ یقینی طور پہ ہمارا وقت پہ پیسہ ادا کر دیں گے. تو یہاں پہ بھی کمپٹیشن آ جاتا ہے اور انہیں فنڈز جو ہیں مارکیٹ ریٹ سے بعض اوقات بہت سستے میں مل جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ امیج بلڈنگ بظاہر تو کاسٹ بیئرنگ ہے, لیکن لانگ رن میں اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس کی ہم گارنٹی نہیں دے رہے کہ ایسا ہوگا, لیکن جو ہم بیہیویئر دیکھ رہے ہیں ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بینیفٹ آپ کو مل سکتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ. اب جہاں تک سوال ہے, یہ ایک سائڈ میں کور اپ کر رہا ہوں جس کے اندر میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ اباؤٹ دا سوشل مارکیٹنگ کی, لیکن دوسری طرف میں آپ دوستوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں مارکیٹنگ فار چیریٹیز. دیکھیے چیریٹیز جو ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیریٹی کے کوئی نہ کوئی پرٹیکولر بینیفیشریز ہوتے ہیں. جیسے شوکت خانم کے بینیفیشریز وہ ہیں جو کینسر کے وہ پیشنٹس ہیں جو بڑی ینگ عمر میں کینسر کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ فنڈز نہیں ہیں علاج کے لیے. تو شوکت خانم جو ہے وہ ان کے لیے فنڈز جنریٹ کرتا ہے اپنی لیبارٹریز کے ذریعے, اپنے ڈفرینٹ بزنسز کے ذریعے, اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے, اور اس کی مدد سے انہیں بینیفٹ دیتا ہے. اوبویسلی اس سارے کام میں بہت سارے ان کے سپورٹرز ہیں, بہت سارے ان کے مددگار ہوتے ہیں جو ان کو فنڈز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ایک برک کر کے ایسے ہاسپٹل بن جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کے کئی ریگولیٹرز ہوتے ہیں.
जो इसको रेगुलेशंस के तहत चलाते हैं। तो ये हमारी चैरिटीज़ होती हैं। ईदी ट्रस्ट इसमें आता है, इसके अंदर जो है आपका इंसार बर्नी ट्रस्ट आता है, ठीक है जी, शौकत खानम ट्रस्ट आता है, शरीफ मेडिकल ट्रस्ट आता है। तो ये सारे के सारे ट्रस्ट इसके अंदर फॉल करते हैं। अब ये जो ट्रस्ट हैं इनका काम ये है कि ये चैरिटीज़ को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से फंड्स जनरेट करके अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाते हैं। अगर हमें शौकत खानम का एक प्रोजेक्ट पेशावर में लगाना था तो उसके लिए भी हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी, फंड्स इकट्ठे करने के लिए, यानी पैसा इकट्ठा करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी। और इसी तरह अब कराची का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि हमें अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करके फंड्स को जनरेट करना पड़ता है। और इस पूरे नेटवर्क में एक्सपेंस भी लगता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, लेकिन वहाँ से हमें चैरिटीज़ जनरेट करनी पड़ती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर हमें बाकायदा तौर पे ब्रांडिंग करनी पड़ती है चैरिटीज़ की, और ये ब्रांडिंग जो है ये आगे चल के बड़ी सक्सेसफुली जो है वो कामयाब होती है, ठीक है ना। लेकिन आज के दौर में जब कोविड पॉपुलर जो है वो फैला, तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो सामने आ गए कि जो कितने कितने गंदे और बुरे टेस्ट रिपोर्ट्स देते हैं और इंतहाई अनरिलायबल रिजल्ट्स देते हैं। तो खैर हम यहाँ नाम तो कोड नहीं कर सकते क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ओबियसली ये वीडियो चलानी भी है हमने यूट्यूब पे, तो इसलिए हम ये किसी का नाम तो नहीं लेते, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने एम्पायर्स खड़े किए हुए थे चैरिटी ब्रांडिंग के, लेकिन जब वक्त आया तो पता लगा कि रिपोर्ट्स ही रिलायबल नहीं देते। खैर एनीवे, तो आप ये कह सकते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक अल खिदमत नाम का इदारा है और सस्ते में टेस्ट करता है और उनके टेस्ट रिलायबल है। इट्स बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल पार्टी, बट येट जो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल है, मैंने बड़ा महंगा टेस्ट कराया जिसकी बुनियाद पे मैंने डिक्लेयर हुआ कि मुझे कोविड नहीं और मेरा इलाज राइट डायरेक्शन में नहीं गया, और फिर मैंने सस्ते में इनसे टेस्ट कराया और इन्होंने कहा कि नहीं सर है। तो यानी यू कैन सी दैट कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो यहाँ पे भी ब्रांडिंग काम करती है कि आप किसी चैरिटी को लेके चलते हैं और उसकी ब्रांडिंग पे कैसे काम करते हैं। इसी नाम में अगर मैं देखूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आलम है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन शौकत खानम का अगर मैं देखता हूँ तो मुझे मैं शाम दोपहर को सैंपल दे के आया हूँ तो मुझे रात को कॉल आ गई कि आपका ब्लड जब हम उसके अंदर कोई केमिकल डालते हैं तो ब्लड फट जाता है और ये अच्छा साइन नहीं है, तो आप प्लीज़ हमें सैंपल दोबारा दे जाएँ, हम दोबारा फिर देखना चाहते हैं। और फिर उन्होंने वो राइट डाउन करके वो स्टेटमेंट मेरे डॉक्टर को लिखी और डॉक्टर ने कहा कि सर यहाँ आपका कोई लीवर फंक्शन इफेक्ट हुआ है और लग रहा है कि आपका ब्लड ठीक नहीं बना ड्यूरिंग दिस ऑल सेशन जो हुआ, जिसकी वजह से आप बहुत डाउन हो गए। तो यू कैन सी दैट कि ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वरना क्या था, ब्लड फट गया होगा, दफ़ा करो जो आया लिखो तो जान छुड़ाओ। और नहीं, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आप आए, आके हमें दोबारा सैंपल देके जाए। ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहरहाल अगर किसी से गलती से केमिकल ज़्यादा भी डल गया तो वो भी देखिए, ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एरर को तस्लीम करके फिर मान लेना, बल्कि वो एरर नहीं था, डॉक्टर कहते हैं कि उनका ही गलती नहीं है, जब उसमें केमिकल डालते हैं तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से। बहर अल्लाह ताला करम करेगा। तो हम ये कहते हैं कि ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे फिर बड़े बड़े सोशल ब्रांड भी बनते हैं, जो चैरिटी ब्रांड्स बनते हैं और बड़े बड़े नामों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि मार्केटिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब ये हमारी मार्केटिंग थी चैरिटीज़ की, और चैरिटीज़ भी ब्रांड होते हैं, ये बात पता चली। दूसरी चीज़ आई थी मार्केटिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, येट पब्लिक सेक्टर की भी मार्केटिंग होती है। जैसे अभी जो है एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो कि बड़े शहर पंजाब के में प्रिवेल करती है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें पूछा कि क्या वजह है कि अब प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ज़्यादा जाते हैं और हमारे पास एडमिशन नहीं आते। पहले क्रीम जो होती थी हमारे पास पढ़ने आती थी तकरीबन 1990 तक, लेकिन 90s के बाद आहिस्ता 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 लम्स ने मार्केट बना ली, यूएमटी ने मार्केट बना ली, इवन सुपीरियर ने बना ली, इवन यूसीपी ने बना ली, इवन जो है बड़े बड़े नाम खड़े हो गए और लोग इन्होंने अपने नाम बना लिए, 5 7 8 इदारों ने। लेकिन
हमारे पास इनरोलमेंट क्यों कम होगी? इसकी वजह ये है कि पब्लिक सेक्टर इदारों को भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। उन्होंने मार्केटिंग से काम लिया है, उन्होंने अपने ग्रेजुएट्स को खुद ऑर्गेनाइजेशंस में जाके एडजस्ट कराया है, और उन्होंने जो है एंटरप्रेन्योर्स को बुला के जॉब एग्जीबिशंस कराए हैं और वहाँ से अपने कैंडिडेट्स को अच्छी जॉब दिलाई है। तो यहाँ पे ज़रूरत इस समर की है कि पाकिस्तान रेलवे है या पीआईए है या जो भी है, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इससे भी बुरा डिलीवर कर रही होती तो आपको पता भी ना होता। लेकिन चूंकि ये पब्लिक सेक्टर है तो कोई इसका दिफा नहीं करने वाला। तो क्या पीआईए ओनली पैनिक एयर लाइन बन गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। मीडिया चाहे, जर्नलिस्ट चाहे, कोई चाहे जितनी मर्जी इन पर तनकीद कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर होता और आप एयर ब्लू के खिलाफ बात करते, या आप भोजा एयर के खिलाफ बात करते, या शीन एयरवेज के खिलाफ बात करते, तो जनाब वो आपको आके पूछते कि हमने पैसों से खड़ा किया अपना एम्पायर, और आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले, आज ज़रा कोर्ट में करते हैं आपके साथ ज़रा दो दो हाथ। तो लिहाजा ये भी बात है। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्हें भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। इनकी भी जो है वो पॉपुलैरिटी ज़रूरी होती है कि पाकिस्तान रेलवे ने बहुत बहुत अच्छी ट्रेन रन की हैं, बड़े बड़े टाइम पे और बड़ी एक्यूरेटली रन की हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और पाकिस्तान रेलवे जो है वो, आप ये कह सकते हैं कि मैं पॉलिटिकल बात ना करूँ तो 2014 से लेकर 2018 तक अपने पीक पे गई है एक दफ़ा, कि एक एक चीज़ उसकी जो है वो एक्यूरेट होती गई है। हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है, बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ा है, इंपोर्ट भी मुल्क का बड़ा है, क्योंकि इंजन भी मंगवा लिए, कैबिन्स भी मंगवा लिए, हर चीज़ को अपडेट करना था, ज़ीरो पे तो पहुंच चुके थे, लिहाजा उसको अपडेट किया गया। उसके बाद भी देखिए कि 2019, 20, 21, 22 अभी भी बेहतरीन सफ़र अगर आप देखते हैं ट्रेन का, तो वो पाकिस्तान रेलवे का ही होगा अभी भी। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्हें भी जो इनके पॉजिटिव्स हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। और आज भी अगर हमारे मुल्क के दिफा में अगर कोई मामला आ जाए, तो पाकिस्तान रेलवे का कलीदी किरदार होता है कि एक टैंक से लेके एक गन तक हम जो मूव कर रहे होते हैं, वो हम इसी रेलवे सिस्टम के ज़रिए कर रहे होते हैं। और आज भी इसकी मदद से हम जो है बहुत बड़ा लॉजिस्टिक मूवमेंट दे सकते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ, जो भी हमारे खिलाफ अल्लाह ना करे आता है। तो हम इन चीज़ों को तो पब्लिसाइड ही नहीं ना करते कि ये चीज़ें क्या काम कर रही हैं और किस तरह से हम उसको लेके चल रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है। अब जहाँ तक सवाल है कि जो एनजीओज हैं उनकी भी मार्केटिंग होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गवर्नमेंट रन नहीं करती, एंड जनरली वी कैन से कि नॉट फॉर प्रॉफिट एज वेल। तो ये एनजीओज होती हैं जो कि जिनकी मार्केटिंग हम करते हैं, और इसके अंदर हम फाइंड ए पोजीशन फॉर देम सेल्फ इन द मार्केट। हम मार्केट में इनके लिए पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं क्लाइंट एंड डोनर्स को, नीड्स को, कि क्लाइंट और डोनर्स की क्या नीड्स हैं, और इसी तरह हम जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एनजीओ रिक्वायरमेंट के, एनजीओ की तरफ से एक जो होती है ना पब्लिक से, या आप ये कह सकते हैं जैसे पब्लिक रिलेशन रिक्वायरमेंट है कि हमने इसकी तरफ से एक फेस तो देना है ना, और कम्युनिकेट करना है, तो वो फार्मूलेट हम कैसे करेंगे। और गेन न्यू सपोर्टर्स के इसके अंदर हमें ज़ाहिर है नए नए सपोर्टर्स की और प्लेयर्स की ज़रूरत है जो हमारी मदद करें इसके अंदर। तो ये सारे के सारी जो है ये मार्केटिंग सेंस में होती है, जिसके अंदर हम इसकी मार्केट पोजीशन बनाना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है डोनर्स जो इस पर खर्चा करें उनकी क्या ज़रूरियात है, जो क्लाइंट है इसके उनकी क्या ज़रूरियात है, उसको डिस्टिंग्विश करते हैं और फार्मुलेट करते हैं इसकी एक पब्लिक फेस के। हमने आवाम को क्या बताना है, लोगों को क्या बताना है, स्टेक होल्डर्स को क्या बताना है, और इसके साथ साथ नए सपोर्टर्स भी हमने गेन करने होते हैं। तो यहाँ आके मैं अपना पहला जो सेक्शन है वाइंड अप करता हूँ, जिसके अंदर मैंने एनजीओ की मार्केटिंग की बात की, मैंने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग की बात की, मैंने चैरिटीज़ की मार्केटिंग की बात की, और मैंने सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्रेस किया। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है, यहाँ पे मैं अपने हाथ को पहला काम जो है उसको मुकम्मल कर समझता हूँ कि हो गया है। और दूसरा जो आज का सेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं।
जी बिल्कुल। मुसविर मैं अपलोड करूँगा इसको यूट्यूब पे, बिल्कुल करूँगा इंशाल्लाह। जितनी भी चीज़ें कल भी थी परसों भी थी वो सारी मैंने रिकॉर्ड की, उनको मैं यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड करूँगा। और ये जो टॉपिक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये भी मैं यूट्यूब पे लाऊंगा आपके सामने। अच्छा बच्चों, अब मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करना चाहता हूँ। ये ऑब्वियसली एक बड़ा टॉपिक है और हम इसको कोशिश करते हैं कि हमारे पास तो 50 मिनट का सेशन है, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे हम इसको कवर अप करें। तो मैं सोशल जो है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँगा अभी आपके साथ। अब जहाँ तक सवाल है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट में मैं अगर इसको 1 मिनट समेट लूँ ज़रा। जी, तो हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। आप सब बच्चे जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हमें काफ़ी कुछ देखना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको कहते हैं, बिजनेस एथिक्स का थोड़ा सा हवाला, ठीक है जी। और फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल्स क्या हैं, और फिर सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, छोटी सी डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड पब्लिक रिएक्शन पे भी थोड़ा सा हवाला देंगे कि जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन ने किया तो पब्लिक रिएक्शन किस किस तरह के आए। और इसके साथ साथ अप्रोच टू एथिक्स, जो डिफरेंट टाइप्स की अप्रोचेज होती हैं, ये थ्योरीज हैं लेकिन मैं इनकी एक एक स्टेटमेंट ऐड करूँगा सिर्फ। और आखिर में बात करेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंस पे। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम जेर बहस लाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। देखिए, जहाँ तक सवाल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये एक एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल थ्योरी है। एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल थ्योरी, नज़रियाती और इखलाकी थ्योरी है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि वेदर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कॉर्पोरेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, या हम फर्द हैं, हम माशरे के लिए ज़िम्मेदार होने का सबूत देंगे और हम माशरती कदरों का ख्याल रखेंगे, माशरती वैल्यूज़ का ख्याल रखेंगे। ये वैल्यूज़ क्या हैं? ये वैल्यूज़ ये हैं कि बुनियादी तौर पे अगर मिसालें दी जाएँ तो दो तीन दे दूंगा, ज़्यादा नहीं। एक मिसाल ये हो सकती है कि हम अपनी नेशनल आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, हम इसका ख्याल रखेंगे। हम एडवर्टीज़मेंट बनाते वक्त आपके जो माशरती अखलाकी कदरें हैं उनको वायलेट नहीं करेंगे। हम वेस्टर्न एडवर्टीज़मेंट एशिया में नहीं चलाएंगे, ठीक है जी। और हम इसके साथ साथ ख्याल रखेंगे कि हम जो आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं उनको हम डिस्टर्ब ना करें, और हम उन वैल्यूज़ के साथ बात करेंगे जो माशरे के कल्चर और बिजनेस की वर्थ के अंदर दोनों का मैचअप है। हाँ, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे हम कहते हैं कि हम मार्केट करेंगे प्रोडक्ट्स को, रिस्पॉन्सिबल होंगे कस्टमर के मामले में, वैल्यू डिलीवर करेंगे कस्टमर को, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे और लॉन्ग टर्म फोकस रखेंगे, और विद सिंसियरिटी विद आवर सोसाइटी और मुआशरा। तो ये है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ कदरें जो मैंने आपके सामने रखी। तो हम इनका बड़ा ख्याल रखेंगे और हम नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और इसके लिए हम प्रोएक्टिव सेंस में रहेंगे। और हम अपने इन्वेस्टर को मायूस नहीं करेंगे, हम अपने एम्प्लॉय को मायूस नहीं करेंगे, और जो भी मार्केट में डेवलपमेंट होंगी बिजनेस के हवाले से और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशनल, हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे। और बजाय इसके कि हम सुस्त रवि से रिएक्ट करें, हम प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करेंगे और ज़िम्मेदारी के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ माशरती कदरों, नेशनल आइडियालॉजी और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे।
تو یہ پہلی چیز ہے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے، یہ فرسٹ بات تھی. میں ذرا ایک لائن میں مختصر کرتا ہوں، بات ذرا پھیل گئی ہے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اخلاقی اور نظریاتی تھیوری ہے جس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے آرگنائزیشن ہے، چاہے کارپوریٹ ہیں، چاہے فرد ہیں، ہم معاشرے کے ذمہ دار شہری کے طور پہ آئیں گے اور ہم نیگیٹیوٹی سے بچیں گے اور پازیٹیو کی طرف جائیں گے، اور ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کے لیے پازیٹیو ٹو پازیٹیو پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کام کریں گے. تو یہ ہماری کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. اب جہاں تک سوال ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بزنس ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیے یہاں پہ 3 سٹینڈرڈس ہیں ہمارے پاس. ایک سٹینڈرڈ سب سے ضروری سٹینڈرڈ ہے اور وہ ہے لا، کہ ہم لا کو کبھی وائلیٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کے قانون کا احترام کریں گے اور قانون کے وہ توڑیں گے نہیں کسی بھی صورت. دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف باڈیز نے ہمیں ریگولیشنز دیے ہیں ہم ان کا بھی احترام کریں گے. مختلف باڈیز کیا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باڈی ہے، اگر ہم ہاسپٹل چلا رہے ہیں تو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے اصولوں کے مطابق چلائیں گے، وہ ہمارے ریگولیشنز ہوں گے اگر ہم ہاسپٹل چلا رہے ہیں. لیکن اس کا جب اکاؤنٹس مینٹین کریں گے تو ہم جو ہے وہ سٹینڈرڈز، اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کو فالو کریں گے، اور جب آڈٹ کریں گے تو آڈٹ سٹینڈرڈز کو فالو کریں گے. یہ ہمارے ریگولیشنز ہیں جن کا ہم خیال رکھیں گے، قانون کا بھی احترام رکھیں گے، اور جس طرح کا کاروبار کریں گے اس طرح کی جو بھی ریگولیٹنگ باڈی ہوگی ہم اس کے رولز اور پرنسپل کو مانیں گے. اگر ہم یونیورسٹی چلا رہے ہیں تو ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو ریگولیشنز ہیں ان کو مانیں گے. اور جو بہت ہی اونچا معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم قانون بھی مانیں گے، ہم ریگولیشنز بھی مانیں گے، اور ہم اخلاقیات کو بھی وائلیٹ نہیں کریں گے. یعنی جو معاشرے نے اخلاقی ضابطے بنائے ہیں ہم ان کو بھی وائلیٹ نہیں کریں گے. تو یہ بہت اونچا معیار ہو گیا جس کے اندر ہم اسپرٹ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ 3 مین سورسز آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، بیہیویئر آف بزنس ہیں، تو منیمم ایکسیپٹیبل لیول کیا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جو منیمم ایکسیپٹیبل لیول ہے کم از کم تو کم از کم یہ ہے کہ ہم قانون کا احترام ضرور کریں گے. قانون کا احترام ضرور کریں گے کیونکہ اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنے گی. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قانون کے ساتھ ساتھ ایتھکس کا بھی خیال رکھیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم کمپلائنس بیس اپروچ پہ کام کریں اور صرف قانون کا احترام کریں، اچھا یہ ہے کہ ہم اسپرٹ آف لا کو بھی سمجھیں، اور اسپرٹ آف لا نہ سمجھیں، اسپرٹ آف لا کو بھی سمجھیں. یعنی لا ظاہر ہے اخلاقیات کے اصولوں سے ہی نکلے ہوتے، تو لہٰذا ہم اسپرٹ آف لا کو بھی سمجھیں اور ہم انٹیگریٹی بیس اپروچ کے تحت قانون کو بھی مانیں اور اخلاقیات کو بھی مانیں، اور دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو صرف قانون ہی کیوں، اخلاقیات اور قانون دونوں کو مانیں ہم اور دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو یہ ہمارا ہو گیا جی، جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری انٹیگریٹی بیس اپروچ ہے. اب دیکھا جائے کہ اگر کوئی شخص ہم سے یہ پوچھے کہ which of the following is an approach or to ethics which combine concern for law with an emphasize on managerial responsibility، یعنی رسپانسبلٹی بھی ساتھ آ جائے اور اگر ساتھ ہی ساتھ ہم قانون کا بھی احترام کریں، تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی اس کا مطلب ہے ہم ایتھکس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے ذمہ داری کے ساتھ، اور قانون کو بھی مانیں گے. اس کا مطلب ہے ہم انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ پہ کام کر رہے ہیں، ہم صرف کمپلائنس بیس اپروچ پہ کام نہیں کر رہے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے مینیجریل رسپانسبلٹی کو بھی ایڈ کر دیا. تو پھر ہم کمپلائنس بیسڈ اپروچ پہ کام نہیں کر رہے، ہم انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ پہ دونوں، ہم اخلاقیات کو بھی مانتے ہیں اور قانون کو بھی مانتے ہیں، دونوں چیزوں کو مانتے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے پیرامڈ آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، دیکھیے سب سے پہلی بات ہے دنیا میں اخلاقیات کے معیار اس طرح چلتے ہیں: پہلا لیول، دوسرا لیول، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول. دیکھیے سب سے پہلا معیار تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ سر اکنامک رسپانسبلٹی ہے، بی پروفیٹیبل، یہ پہلا اخلاقی معیار ہے. دیکھیے میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھتا کہ سب سے پہلا اخلاقی معیار یہی ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ بالکل ایسا کہہ سکتے ہیں کہ سر ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. دیکھیے میں اور آپ سب ہم معاشرے کے میں رہنے والی
اینٹیٹیز ہیں, ہم معاشرے میں رہنے والے انسان ہیں, لیکن ہمارے سارے کام وعدوں پہ چلتے ہیں اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. مثال کے طور پہ میں نے دودھ والے سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ہر یکم کو اس کا بل کلیئر کروں گا. میں نے بجلی والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہر دفعہ جب آپ بل دیں گے میں آپ کا بل وقت پہ پے کروں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس سے مجھے یاد آ گیا ہے, بل پرنٹ نہیں کیا ہم نے. اچھا, تو بل وقت پہ میں پے کروں گا. میں نے گیس والوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے, میں نے پی ٹی سیل سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے میں نے آگے بہت سارے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن سوال یہ ہے یہ وعدہ میں نے کس وعدے کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے کہ جن اداروں میں پڑھاتا ہوں وہ مجھے وقت پہ پیمنٹ کریں گے تو میں وہاں سے پیسہ لے کے ان لوگوں کو ادا کروں گا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. ذرا سوچئے کہ ذرا سوچئے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ بات کریں کہ ذرا ایک دفعہ سوچئے اگر ہم یہ بات کہیں اس کلاس میں کہ وعدوں پہ کام چل رہا ہے. ایک منٹ میں ابھی کر دیتا ہوں. اچھا, تو ایک بچے نے مجھے انٹیمیٹ کیا ہے کہ تصویر شیئر نہیں ہو رہی, تو بڑا اچھا کیا ہے. میں ابھی اس کو شیئر کر دیتا ہوں جی دوبارہ کہ اس کی کیا ضرورت ہے. ہاں یار واقعی یہ تو شیئر ہوئی نہیں ہوئی, تو یہاں سے شیئر کر دیتے ہیں اس کو. یہ اچھا, اب آپ کو تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا کہ باقی ماندہ کام جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا جب میں ویڈیو سینڈ کروں گا, ورنہ پھر بہت دور سے مجھے آنا پڑے گا آپ کے اس کام کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں یہیں سے شروع کر دیتا ہوں. آپ تھوڑا سا صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا ہاتھ سے, اور میں جو ہے وہ اس کی ویڈیو سینڈ کر دوں گا آپ کو. تو وہاں سے اس کا سٹارٹنگ جو میں نے دیا وہ سنیے. ریکارڈنگ چل رہی ہے میری, وہ فکر نہ کریں. میں نہیں, جب میں بات کرتا ہوں نا کوئی دوسری میں ریکارڈنگ روک دیتا ہوں. اچھا, تو میرے کمپیوٹر میں ریکارڈنگ سافٹ ویئر لگا ہوا ہے. اچھا, اور میں شروع رکھتا ہوں اس کو ریکارڈنگ کو تاکہ آپ کو یہ میں پرووائڈ کر سکوں. اچھا, تو تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 منٹ کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے. اینی وے چلیں, تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب ویڈیو آئے تو پہلے 9 منٹ کا جو حصہ ہے وہ آپ پہلے دیکھیے گا اور اس کو غور سے دیکھیے گا. تو میں بات یہ کر رہا تھا اکنامک رسپانسبلٹی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے اکنامک رسپانسبلٹی میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی. دودھ والے سے وعدہ کر لیا, بجلی والے سے وعدہ کر لیا, گیس والے سے وعدہ کر لیا, ٹیلی فون والے سے وعدہ کر لیا, تو میں پیمنٹ کروں گا. کب کروں گا؟ جب مجھے آگے سے پیمنٹ ملے. اب ذرا سوچئے, آرگنائزیشن اکنامک رسپانسبلٹی نبھاتی نہیں, منافع کماتی نہیں, وقت پہ پیمنٹ کرتی ہی نہیں, تو کیا پورا معاشرہ لیٹ نہیں ہو جائے گا؟ وہ مجھے پیسے نہیں دیتے, میں آگے پیسے نہیں دیتا, وہ آگے جس کے پیسے دودھ والا چارے والے کے پیسے نہیں دے گا, بجلی والے فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسہ نہیں دیں گے, تو کیا معاشرہ چلے گا؟ اس لیے بھائی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ منی از نتھنگ بٹ منی از اے سورس ٹو پروموٹ ویلفیئر. پیسہ کچھ نہیں ہے, لیکن بھائی منی از اے سورس ٹو پروموٹ ویلفیئر. پیسہ جو ہے اس کے بغیر نہ تو دوائی آتی ہے, نہ کپڑے آتے ہیں, نہ کھانا آتا ہے. تو منی از اے سورس ٹو پروموٹ ویلفیئر. اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم منافع بخش رہیں, ہم کمائیں اور فیڈ کریں اپنے اسٹیک ہولڈرس کو. اچھا, تو آرگنائزیشن میں چلتے ہیں. تو آرگنائزیشن کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ منافع بخش رہے, اور وہ اپنے امپلائیز کو, اپنے سپلائر کو, اپنے بینکس کو جہاں سے انہوں نے لون لیے ہیں, فنڈس پرووائڈر کو, اپنے کسٹمر کو وقت پہ پروڈکٹ ڈیلیور کرے, اور منافع بخش ہوں گے تو پھر اگلا کوئی بات کریں گے. یعنی دیکھیے نا جی, اگر نبض ہی نہیں چلتی, بندہ زندہ ہی نہیں ہے, تو قانون کیا لگائیں گے آپ اس کے اوپر؟ اور بزنس کی نبض کیا ہے کہ اس کا منافع بخش ہو, پروفیٹیبل ہو, آرگنائزیشن پریویل کرتی ہو, تب بھی اس پہ کوئی قانون اور ضابطہ لگائیں گے. اور اگر اس کی نبض ہی نہیں چل رہی تو آرگنائزیشن تو بیچاری اللہ معاف کرے خود مرنے کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے, اس پہ کون سا قانون آپ نے لگانا ہے؟ تو بھائی قانون لگانے سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اکنامک رسپانسبلٹی کماؤ اور کھلاؤ, کماؤ اور ضروریات پوری کرو, کماؤ اور اسٹیک ہولڈر کی ضروریات پوری کرو. تو سب سے پہلی بات اکنامک رسپانسبلٹی ہے کہ جن شیئر ہولڈر نے پیسہ لگایا ہے, جس کسٹمر نے ایڈوانس پیسے جمع کرا دیے, جس سپلائر نے ادھار مال دے دیا, جس بینک نے لون دے دیا, تو بھیا کماؤ اور انہیں وقت پہ ادا کرو تاکہ معاشرے کو لیٹ ہونے سے بچا دو.
माशरे को बैंक करप्ट होने से बचाओ। तो पहली जिम्मेदारी तो ये। जब ये पूरी हो गई तो अब चलते हैं कानून की तरफ। अब बात ये आ गई कि ठीक है, मुनाफा बख्श हो गए, मुनाफा कमा लिया, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह वक्त पे दे रहे हैं, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर को वक्त पे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, और फंड्स प्रोवाइडर को उनकी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। तो भैया अब बात चलती है आगे कि कानून का एहतराम अब शुरू होगा। अब बात यह है कि प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम, प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम। जो भी गेम खेलनी है वो रूल्स के अंदर खेलो। अच्छा, यहाँ बिजनेस की मिसाल तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा जब भी मैं कहता हूँ ना प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम, तो मुझे कायदे आज़म की याद आ जाती है। उसकी वजह यह है कि दुनिया के तमाम लीडर्स जो है ना, जब खेलने गए तो बड़े बड़े कानून इन्होंने तोड़े या उनके ऊपर बड़े बड़े कानून और ज़ाब्ते लगाए गए। लेकिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने तमाम काम किए जो वो चाहते थे, लेकिन कभी कानून नहीं तोड़ा। अच्छा, तो बहरहाल anyway, तो हम ये बात करते हैं कि लॉ को वायलेट ना किया जाए, कोई माशरती कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, और हमेशा कानूनी ज़ाब्तों के अंदर रहते हुए हमेशा हक बात और इंसाफ की बात का ख्याल रखते हुए, राइट एंड रॉन्ग का ख्याल रखते हुए हम चलें, और कानूनी ज़ाब्तों को वायलेट ना करें। ये हमारा दूसरा अहम असूल है। ये कानून जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो सकता है, जिसके अंदर सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी के लॉज हो सकते हैं। ये कानून एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन लॉ हो सकता है, जिसके अंदर मिनिमम वेज रेट हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल वेज हो सकती है, या एंटी रिडंडेंसी लॉ हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन लॉ हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये एंटी मोनोपोली लॉज हो सकते हैं कि हम मोनोपोलिस्ट बनने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर इक्विजिशन एंड मर्जर पे कोई लॉ लगा दिया जाए, तो ये सारे लॉज हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन लॉज हो सकते हैं जिसमें शेयर होल्डर का दिफा किया जाए। तो इन तमाम कानूनों का हमें एहतराम करना है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ हो सकता है एम्प्लॉयज़ के मतलब, और डाटा प्रोटेक्शन लॉ हो सकता है, अपने कंज्यूमर्स का डाटा उन्हें रखा हुआ है। तो ये तमाम लॉज को हमें एहतराम की नज़र से देखना। अब ये हो गया दूसरा, ये है मिनिमम स्टैंडर्ड, जिसको हमने कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच कहा था। अगर यहाँ तक आके आपने काम छोड़ दिया तो आप कंप्लायंस बेस्ड तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि कानून तो आप मान रहे। क्योंकि अखलाकियात को अगर कोई वायलेट करता है तो आम तौर पे उसे बुरा इंसान कहा जाता है, लेकिन कानून तो नहीं तोड़ रहा ना। तो लिहाजा हम कहते हैं कि कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच है कि आपने लॉ को नहीं तोड़ा। अब आगे आ जाती है अखलाकियात, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो इस सेंस में है कि अखलाकियात क्या कहती है, यानी व्हाट इज राइट, जस्ट एंड फेयर। मैं ये चाहूँगा कि मैं इन अल्फाज की उर्दू लिखूं ताकि आपको बात ज़्यादा समझ आए, तो मैं इनकी उर्दू लिखता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। राइट का मतलब ये है कि हक क्या है, हक क्या है, राइट हक क्या है, किसी का हक क्या है। जस्ट का मतलब ये है कि इंसाफ क्या है, इंसाफ क्या है। और फेयर का मतलब है ईमानदारी क्या है, ईमानदारी क्या है। तो इसका मतलब है हम ये पहचाने कि हक क्या है, इंसाफ क्या है, और ईमानदारी क्या है। अब बात समझ आई। द ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट इज राइट, जस्ट एंड फेयर, इखलाकी जिम्मेदारी कि हम वो काम करेंगे जो हक पे है, हम वो काम करेंगे जो इंसाफ के मुताबिक है, और हम वो काम करेंगे जो ईमानदारी है। और इसको हम कहेंगे कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम किसी का हार्म नहीं करेंगे। तो दिस इज व्हाट आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब हम बात करते हैं, जब हम काम करते हैं, तो एक आम रूल ये है कि आप एक लेक्चर देते हैं 1.25 घंटे का या 1.5 घंटे का, उसके लिए आपको डबल काम करना पड़ता है। उससे पहले स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ाना है तो 3 गुना टाइम लगाना पड़ता है। ये जो स्लाइड आपके सामने है, ये जो आपके सामने पैरामिड है, ये हमें नहीं मिल गया, ये कहीं ढूंढना पड़ा तो जाके मिला है ना। तो आपको 3 घंटे काम करना पड़ता है। इखलाकियात ये कहती है कि भाई अगर इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है तो करो, इसलिए कि मिनिमम तो ये है जो सब कर रहे हैं, मैक्सिमम ये है कि इसके आगे तुम क्या कर सकते हो। क्या यही हक है? नहीं, हक
तो यह है कि हक अदा ना हुआ, इससे ज़्यादा क्या तुम कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम मुआशरे को क्या दे सकते हो। और ईमानदारी के तकाज़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैं अगर इसको एथिक्स को जोड़ दूँ कानून के साथ, तो देखिए, आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप गली के नुक्कड़ पे खड़े हैं और आप किसी आते जाते को कोई हिट कर देते हैं, कोई थप्पड़ मार देते हैं, या आप उसको कोई किसी चीज़ से हिट कर देते हैं, तो आप कानून की जद में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेयरिंग करते हैं, आप घूर के देखते हैं, मान लें कि बच्चियां गुजर रही हैं या कोई इंसान गुजर रहा है, आप स्टेयरिंग करते हैं। अब ये वो चीज़ है कि वो जाके अगर पुलिस स्टेशन में कह दिया खड़ा होकर स्टेयरिंग कर रहा है, तो वो कहेंगे भाई ये कानून के ज़ाब्ते में नहीं आता। हो सकता है कि वो जिसको देख रहा हो उसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती हो, उसकी नानी से मिलती हो। तो यू कैन सी दैट यू मेक अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन दैट। अब ये क्या है, ये इखलाकियात है, ये सिखानी थी उस गोद ने जहां हमारी परवरिश हुई। उस गोद की जिम्मेदारी थी कि वो हमें बताती कि जनाब ये जो चीज़ होती है ये मनफी होती है और ये नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि बच्चे की असल तरबियत पहले 5 साल में ही हो चुकी होती है जब वो स्कूल पहुंचता है। बाकी तो उसके ऊपर एड इन वैल्यू है, जितनी भी कोई कर दे उसकी मेहरबानी। तो वहां जाके मसला होता है। अच्छा, इसके अंदर बड़ी मजेदारी की बात यह है, मैंने एक रिसर्च पढ़ी पर्टिकुलरली इस एथिकल इशू के ऊपर कि मर्द औरतों पे स्टेयरिंग करते हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनके बच्चे स्टेयरिंग ज़्यादा करते हैं, और जो जॉबियन वोमेन है उनके बच्चे कम करते हैं। तो मैंने इस पे मैं बड़ा दिन सोचता रहा कि यार ये कैसी अजीब बात हुई है, कही गई है या की गई है। तो मैंने जब उसको रीड आउट किया तो उसकी वजह ये है कि जब औरत बाहर जाती है तो वो मर्दों के वो तमाम रवैये रीड करके आती है जो उसके ऊपर टीजिंग होते हैं उसके लिए, और वो आके सबसे पहले अपने बेटे की वो चीज़ सीधी करती है जो बाहर खराब देख के आई है। नतीजा ये होता है कि और तो किसी को सीधा करे ना करे, अपनी औलाद को जरूर सीधा कर देती है। एक तो वजह ये। उसके अंदर एक और मजेदारी की बात यह है कि जो औरतें घरों में रहती हैं लेकिन वो अखबारात पढ़ती हैं, जर्नल पढ़ती हैं, और आर्गूमेंट और ये टीवी चैनल्स वगैरह देखती हैं, उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम कम है। उसकी वजह ये है कि बाहर का माहौल उन्हें बता देता है कि ये चीज़ गलत है, अपने बच्चे में आने नहीं देनी। तो उससे भी परफेक्शन आती है। तो ये भी एक बात है, और डेफिनेटली इट्स अ गुड गुड थिंग टू डू सो फार। सो एनीवे, लेकिन मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा था, हम बात कर रहे थे बिजनेस एथिक्स की। तो बिजनेस एथिक्स की बात ये थी कि अगर एक टैग लिख दिया है तो उसको निभाना है, कस्टमर को एक बात कह दी है तो निभानी है, आफ्टर सेल सर्विसेज में घबराना नहीं है, और जहां तक कस्टमर की हेल्प हो सकती है वो हमने करनी। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक जिम्मेदार मुआशरे का कॉर्पोरेट सिटीजन बनना है, और मुआशरे के लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करनी है। और हमने अपने रिसोर्सेज जो कमाए हैं मुआशरे से, उनमें से अगर कुछ हिस्सा मुआशरे और कम्युनिटी की बेहतरी पे लगाना पड़ जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे लगाना पड़ जाए, जिससे म्यार ज़िंदगी बेहतर हो सकता है, सोच बेहतर हो सकती है, या रिलीजियस डॉगमास तो नहीं कहना चाहिए, यानी तोहिमाती अकीदों के खिलाफ अगर कोई काम हो सकता है, और साइंटिफिक अप्रोच माशरे में प्रमोट हो सकती है, तो हमें खर्च करने से घबराना नहीं है, और हमें ये पैसा लगा के लोगों की सोच में रद्द बदल लाना है और सोच को तब्दील करना है। तो इस सेंस में हम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो बेस्ट दे सकते हैं माशरे को देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये है इसका फिलोसफिकल गुडविल, जिससे हमें गुडविल और इमेज गेन करेंगे। और वो गुडविल और इमेज मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो लास्ट लेक्चर बता चुका हूँ, कि जो सोशल इमेज है उससे शेयर होल्डर भी खुश होता है, कस्टमर भी खुश होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडर भी खुश होता है, और यकीनन एम्प्लॉयज भी खुश होते हैं। अच्छा बच्चों, ज़रा एक अजान के लिए कोई रिदम ब्रेक ले लेते हैं, 2 से 3 मिनट का। यहाँ पर पास ही मसाजिद है तो काफ़ी सारी अजानें आएंगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए रिदम ब्रेक ले लेता हूँ।
जी आप लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ ज़रा एक दो अजानें और ऊंची आवाज़ में है, ज़रा ये भी हो जाने दें तो फिर शुरू करते हैं। सिर्फ 1 मिनट और दे दें। चलो चलो। लीजिए जनाब, हम शुरू करते हैं, बल्कि स्टार्ट कर देते हैं। जो एक आध पार्टिसिपेंट हमारे गुस्से में शायद छोड़ ही गए हैं, 11 लोग रह गए, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार काम रोक दिया, अजान सुनने लग गए थे। अच्छा है नहीं, लेकिन ये भी बहरहाल क्या किया जाए, ये भी हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी है। अखलाकियात पढ़ रहे हैं तो अखलाकी जिम्मेदारी को पहले देखना चाहिए। अब बात ये आ जाती है, हम स्ट्रेटेजिक एंड फंडामेंटल ऑपरेशन अपना ठीक कर रहे हैं, हम इनोवेटिव अप्रोच अपना रहे हैं, हम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल लेके चल रहे हैं, और तो हम सबसे पहली बात वैल्यू जनरेट कर रहे हैं और माशी तौर पे कामयाब हो जाते हैं। तो ये हमने पहली चीज़ अचीव कर ली। दूसरी चीज़ ये है कि हम कंप्लायंस लॉ को भी ओबे कर रहे हैं और अपना स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक कर रहे हैं। तो हमने रिस्क को भी मैनेज कर लिया कि हमें कम से कम कानून के वायलेशन से हमारी पकड़ नहीं हो सकती हमारी। और तीसरी चीज़ ये है कि फिलैंथ्रोपी या फिलैंथ्रोपिक इमेज का भी हमने ख्याल रखा। हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं माशरे को, अपने एम्प्लॉयज़ को, और उसके साथ साथ हम ग्रेटर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा काम भी हमने कर दिखाया। तो ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा अप्रोच, जो एक और बुक में दिया हुआ था। अब जहाँ तक सवाल है कि हम देखते हैं कि आज का दौर ये है कि पूरे मुआशरे दुनिया के ओजोन लेयर के मामले में बड़े जिम्मेदार हो गए हैं, और उन्हें आज बड़ा ख्याल है कि हमें एनिमल स्पीशीज़ को जिस तेज़ी के साथ हम तबाह कर रहे हैं, उनकी एपिटाइट, उनका कल्चर, उनका इन्वायरमेंट, तो एक न एक वक्त ऐसा ना आए कि ये जो हमारा कुदरती माहौल है तबाह ही हो जाए। तो आज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पोल्यूशन से बचें, दरख्त मत काटें, हम पेपर का यूज़ कम करें ताकि लकड़ी ना दरख्त ना काटे जाएं, और हम पोल्यूशन ना फैलाएं, केमिकल रिएक्शंस अननेसेसरी क्रिएट ना करें, और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। और अगर हम ये देखें कि ये ड्यूल इम्पैक्ट है, अगर हम इररिस्पॉन्सिबल होंगे तो एक वक्त आएगा हमें इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। कि आज तुम हार्मफुल ओमिशन छोड़ रहे हो, आज तुम गैसेस, टॉक्सिक गैसेस छोड़ रहे हो, कल एक वक्त आएगा कि माहौल तबाह हो जाएगा, और फिर उसको दोबारा बहाल करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होगा। आज तुम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल ज़ाया कर रहे हो, कल ये शॉर्टेज में होगा और तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। आज तुम नेचुरल एपिटाइट को तबाह कर रहे हो, कल नतीजा ये होगा कि तुम्हें पुअर इन्वायरमेंट मिलेगी, और नतीजे के तौर पे हो सकता है कि कस्टमर या बाकी लोग तुम्हारा कोई बाइकआउट कर दे। और लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एक वक्त आएगा कि गवर्नमेंट सख्त लेजिस्लेशन करेगी जिसमें हमारे ऊपर पेनल्टीज और बहुत कुछ इम्पोज किया जा सकता है। लिहाजा ये हमारा एक्शन अगर ऐसा है तो इसका रिएक्शन ऐसा होगा। आज इन्वायरमेंट के खिलाफ तुम काम करो, कल इन्वायरमेंट तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। लिहाजा बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा अगर आज, तो कल इन्वायरमेंट बिजनेस को भी इफेक्ट कर रही होगी। लिहाजा हमें आज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा
टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच बिजनेस कैन रिड्यूस अमाउंट ऑफ डैमेज दे कैन कॉज टू एनवायरनमेंट। देखिए रिसाइकलिंग से तो ये बेहतर होगा कि हम पुराने मटेरियल को इस्तेमाल करके लैपटॉप बना लें। जैसे ये मेरा जो लैपटॉप है इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कि ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है इसकी बॉडी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा जो प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट था वो रीयूज़ हो गया तो पोल्यूशन कम हो गया। हम ऐसा रीडिज़ाइन करें प्रोडक्ट को जिसमें मटेरियल कम इस्तेमाल हो, तो इससे प्लास्टिक और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कम होगा, तो इससे भी हमारा पोल्यूशन बचेगा। हम केयरफुल प्लानिंग करेंगे तो बिजली वेस्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी गैस वेस्ट नहीं होगी, उससे अल्टीमेटली हमारा सस्टेनेबिलिटी आएगी और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कम होंगे। यही रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन को फ़ायदा दे सकेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है जो काम नहीं करेगी, वो है रीब्रांडिंग। कि अगर हमने खान बस सर्विस को न्यू खान कह दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लीवर ब्रदर्स को यूनिलीवर कह देंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रीब्रांडिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रीसाइकलिंग से, रीडिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट से और केयरफुल प्लानिंग से फ़र्क पड़ेगा माहौल को। अब जहाँ तक सवाल है सस्टेनेबिलिटी का, देखिए सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको इतनी केयरफुली इस्तेमाल करेंगे कि आने वाली नस्लों के लिए वो दस्तयाब रहे। इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है, अगर हम फिशिंग कर रहे हैं तो हम फिशिंग एक ख़ास लेवल तक करेंगे, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में नहीं करेंगे ताकि मछलियाँ आने वाली नस्लों तक रहें। अच्छा, अगर हम गैस या कार्बन ओमिशन कर रहे हैं तो हम वक्फे वक्फे से ब्रेक डालते रहेंगे ताकि हवा उसको उड़ा के ले जाए और माहौल फिर बहाल हो जाए, तो फिर दोबारा से थोड़ी बहुत हम कंटेमिनेशन का काम कर सकते हैं, क्योंकि एक मिनिमम पोल्यूशन तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि माहौल को इतना डैमेज ना कर डालें कि कल को हमारे खिलाफ कस्टमर बायकॉट कर रहे हो, गवर्नमेंट बायकॉट कर रही हो, तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होगा अगर हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखते हैं। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि जो भी अच्छी और एथिकल फर्म होती हैं हमेशा लोकल कम्युनिटी जो है वो उनका हेल्थियर इन्वायरमेंट देने की वजह से उसको रिस्पेक्ट करती है, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर होल्डर जो है वो हमेशा उसके शेयर्स को रखना पसंद करते हैं, और पब्लिक हमेशा जो है उसके बारे में पॉजिटिव राय कायम करती है। और इसको अगर आप नेगेटिव सेंस में सोचें तो आप रिवर्स भी ले जा सकते हैं, तो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट डू नॉट कम्प्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो जब हम ये कहते हैं ना कि हम फ्यूचर जनरेशन की नीड पे कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो हम बात कर रहे होते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आने वाली नस्लों के लिए दस्तयाब रहे। इसके अंदर बड़ी अच्छी मिसाल हमारी लाहौर की है कि यहाँ पे हर 2-3 साल बाद जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं वो 200 यानी 50-60 फीट और गहरे कर देते हैं। तो पानी 50-60 फीट और गहरा हो गया, नीचे चला गया। सवाल ये है कि ये आप ऐसे ही करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा ये तो रेगिस्तान बन जाएगा। तो आप किस हिसाब से पानी खींचते जा रहे हैं? क्या आप ये जो बारिशें होती हैं इसका पानी किसी डैम में इकट्ठा नहीं कर सकते? क्या आप वो यूज़ नहीं कर सकते नहाने के लिए, बाकी कामों के लिए? तो ये किया जा सकता है, इसमें वेस्ट कम किया जा सकता है। लेकिन याद होगा मैंने शुरू में कहा था कि जो कंपनीज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करती हैं ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ रिएक्शन नहीं आता, दुनिया में ऐसे केसेस मौजूद हैं। जैसे कि शेल के खिलाफ एक बाइकआउट हो गया था, गालबन इन्होंने कोई वेस्ट ऑफ मटेरियल ऐसी जगह किया था, डिस्पोजल किया था जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ था, तो शेल से लोगों ने पेट्रोल भरवाना बंद कर दिया था। इसी तरह एक नेस्ले के खिलाफ भी चली थी स्कीम, उसके अंदर इन्होंने एक्सप्लॉयट किया था मार्केट में, प्रोसेस्ड मिल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कुछ, तो उसके ऊपर बात हुई थी कि एक्सप्लॉयट द मार्केट फॉर प्रोसेस्ड मिल्क इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसके ऊपर एक प्रेशर आया था इनके ऊपर। और इसी तरह का जो है वो नाइकी के खिलाफ हुआ था जब उन्होंने ओवरसीज जाके एक्सप्लॉयट किया था लेबर को, ट्रेड वर्कर्स को। और इसी तरह का एक मैकडोनल्ड के खिलाफ भी चला था कंपेन, जब इन्होंने वो मटेरियल यूज़ किया जो टेस्ट में तो बहुत अच्छे थे लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटापा फैला दिया और रिलेटेड इलनेसेस इससे जनरेट हुई, तो इनके खिलाफ ये रिएक्शन आया था। ये मैंने किताब से लिया है, तो इसमें मुझे केयर करनी चाहिए, ऐसा ना हो हमारे ऊपर ही कोई केस लॉन्च कर दे। तो आई हैव पुट इट फ्रॉम द बुक्स, हो देयर फॉर मैंने आपके सामने रखा है। तो कंपेन हो सकती है, एंटी कंपेन, लिहाजा ख्याल रखना चाहिए कंपनीज को।
अब सवाल ये है कि what change in the people attitude has put additional pressure on the businesses to become more socially responsible. तो ये है कि जब से लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई है कार्बन फुटप्रिंट कंपनीज के मुतालिक, तब से हमें जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी पड़ रही है, क्योंकि अब लोग सोशली जो है वो ज़्यादा जो है वो अवेयर हो गए। अब अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि एक्स इज़ ए कमर्शियल फिशिंग कंपनी, इट owns several large travelers. It uses to catch large volume of fish and that are sold onto a supermarket in country Y on a certain part of ocean has been traveled. X ensure no further fish are caught there for at least 1 year to allow fish stock to replenish. ये मछलियाँ पकड़ते हैं लेकिन एक खास टाइम पे पकड़नी छोड़ देते हैं ताकि मछलियाँ अपने आप को रिप्लेनिश कर सकें और ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए। तो इसको हम सस्टेनेबिलिटी का ही नाम देंगे कि आप केयरफुली काम कर रहे हो कि मछलियाँ पकड़ो, खाओ, ऐश करो, लेकिन उनकी जो ब्रीडिंग सीजन है या उनका एक ख़ास टाइम है उसके ऊपर आप ये बिल्कुल ना करो ताकि ये मछलियाँ आने वाली नस्लों के लिए दस्तयाब हो सके। अब हम चलते हैं, बात करते हैं, यहाँ तक हमने बात कर ली, अब कुछ एथिकल कवानीन पे बात कर लेते हैं या इखलाकी थ्योरीज पे बात कर लेते हैं। एथिकल थ्योरीज के अंदर सबसे पहली थ्योरी एब्सोल्यूटिस्ट की है। एब्सोल्यूटिस्ट ये कहते हैं कि एन एथिकल कंडीशन ट्रू इन वन सिचुएशन इज ट्रू इन ऑल अदर सिचुएशन। एक कानून, एक ज़ाब्ता इखलाक का एक जगह ठीक है तो फिर हर जगह ठीक है, फिर उसे अप्लाई करना चाहिए। कि अगर आप इखलाकी तौर पे कहते हैं कि चोर के हाथ काटने चाहिए, तो भाई फिर चोर के हाथ काटो, चाहे चोरी किसी भी कंडीशन में हुई हो, किन्हीं भी हालात में हुई हो। तो वो कहते हैं कि इनहेरेंटली या तो वो एक काम राइट होता है या रॉन्ग होता है, ये हालात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। गलत काम गलत है और सही काम सही है। लेकिन रिलेटिविस्ट इनकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं जी एक चोर रोटी चुरा के भाग रहा है, अब ये तो देखें वो कितने दिन का भूखा है। तो वो कहते हैं किसी का एथिकल जो भी किसी का एक्शन है वो देखना पड़ेगा उस वक्त की सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन के अंदर के हालात क्या थे। अब एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं कि नहीं, एक इखलाकी ज़ाब्ता या तो गलत है या ठीक है। तो गलत है तो फिर सबके लिए गलत है, तो ठीक है तो सबके लिए ठीक है। लेकिन जो रिलेटिविस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, जुर्म जुर्म होता है, इखलाकी वायलेशन वायलेशन होता है, लेकिन हालातों वाकयात को भी देखना पड़ेगा कि किन सरकमस्टांसिस से एक बंदा गुजर रहा था। तो ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे एक खातून है, इनका नाम है जमीला, इज एन अकाउंटेंट फॉर LGC पब्लिक लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। शी हैज़ रिसेंटली बीन accused of theft from the कंपनी से उन्होंने चोरी की है, अल्लाह माफ़ करे। शी हैज़ आर्ग्यूड दैट थेफ्ट वाज जस्टिफाइड। वो कहती है नहीं, मेरी चोरी जस्टिफाइड है, और एज ही नीडेड मनी टू केयर फॉर हर मदर हु इज सीरियसली इल, उसकी माँ बड़ी सीरियसली बीमार थी, इसलिए उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो मैंने चोरी कर डाली। तो अगर देखें तो जमीला का नज़रिया क्या है, तो जमीला कहती हैं कि हालात ऐसे थे जिसने मुझसे चोरी करवाई, मेरा तो चोरी का कोई प्लान नहीं था। तो ये रिलेटिविस्ट अप्रोच है। अब जहाँ तक सवाल है, एक अप्रोच है यूटिलिटेरियनिस्ट। यूटिलिटेरियनिस्ट अप्रोच है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं और इसके अंदर दो पार्टीज हैं, दोनों का नुकसान हो रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, कि हम वो काम इखलाकी तौर पे जायज़ समझेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई है। मिसाल के तौर पे मैं कलमा चौक पे एक ब्रिज बना रहा था, ठीक, मिसाल दे रहा हूँ, ब्रिज बना रहा था, फ्लाईओवर बना रहा था, उससे तकरीबन 10 घर लेफ्ट साइड के और 10 घर राइट साइड के हिट हो रहे थे, और जो लेफ्ट साइड के थे वो हॉस्पिटल थे और जो राइट साइड के थे वो मैरिज हॉल थे। ये बुरी तरह हिट हो रहे थे। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि इससे कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। तो अंदाज़ा एक दिन लगाया बैठ के, तो पता चला कि इससे कम से कम एक दिन में 3000 लोग मुतासर हुए। लेकिन उस फ्लाईओवर से एक दिन में 2.5 लाख लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे और 2.25 लाख राइट टू लेफ्ट आएंगे, यानी 3000 का नुकसान करके मैंने 5 लाख लोगों का फायदा कर दिया। तो इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो मेरे नज़दीक वो 300 लोगों का 3000 लोगों का नुकसान कोई मैटर नहीं करता, 5 लाख लोगों का फायदा मैटर करता है। अभी मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, इसका वलेंशिया से रास्ता नहीं मिल रहा था। ये इंजीनियर टाउन है, ये है आपके काना फ्लाईओवर के साथ और DHA रहबर के सामने। तो इसके साथ आगे जाएंगे तो वलेंशिया लगता है। तो वलेंशिया को हमें रास्ता चाहिए था, क्योंकि उसके आगे एक बहुत बड़ा और चौड़ा रोड है, उसको हम कहते हैं ख़ियाबान जिना रोड। तो ख़ियाबान जिना रोड
और के ऊपर हम जाना चाहते थे लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बीच में एक जिम्मेदार था, बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उसकी जगह थी, वो जगह नहीं देता था। तो जब एलडी आया और उसने सड़क बनाई तो उन्होंने कहा जी ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, तुम तो एक अकेले इंसान हो और तुम्हारी सड़क बन भी गई तो तुम तो यहाँ कमर्शियल प्लाजे बना के पैसा पूरा कर लोगे। यहाँ पीछे जनाब 5,000 घर हैं और 5,000 घरों में अगर चार चार लोग भी रहते हैं तो 5,000 इंटू मल्टीप्लाई पर 20,000 लोगों के रास्ते का मसला है। तो भैया ये लैंड तो तुम्हें देना पड़ेगा। उन्होंने स्ट्रेट में रखा, लाइन खींची और वहां रख के सड़क बना दी। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। अब सवाल आ गया आखिरी, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट लोग वो होते हैं, वो कहते हैं दुनिया जो है बाहर में सेल्फ इंटरेस्ट सबसे आगे है। सेल्फ, ये अपोज करते हैं, कहते हैं कि जो चीज हमारे हक में है वही ट्रू है, बाकी गलत है। चंगेज खान को ले लीजिए, हलाकू खान को ले लीजिए, हिटलर को ले लीजिए, आप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ले लीजिए, तो उनके यहाँ जो है हमारी जंग आज़ादी, उनके यहाँ गदर है, उसके गद्दारी है। आप देखिए कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हमारी जान छोड़ो हमारा मुल्क आज़ाद करो, और वो हमें गद्दार कह रहे हैं। अब इसको कहते हैं ईगोइस्ट, यानी आप दूसरे की जगह होकर सोचना ही नहीं चाहते, आप कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्फिश पर्सन, हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये एरोगेंट लोग होते हैं और ये कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो ठीक है और बाकी सब जो है वो गलत है। इनको हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं, ईगोइस्ट कहते हैं। ईगोसेंट्रिक है, ईगोइस्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट इज द नेम गिवन टू एन अप्रोच टू एथिकल डिसीजन मेकिंग विच कंसीडर राइट डिसीजन, नहीं सॉरी ये वो नहीं है, विच कंसीडर राइट डिसीजन इज ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा भलाई, तो वो तो आप बच्चे जानते हैं कि वो है यूटिलिटेरियनिज्म, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा भलाई। लेकिन यहाँ पे ये जो सवाल है बड़ा अच्छा है कि फिरोज इज एन एम्प्लॉय इन बीबीबी लिमिटेड, ही हैज ऑफर्ड अ ब्राइब by an existing supplier, एक existing supplier ने उसे bribe offer की to continue buying a raw material used by BBB manufacturer process, कि मेरा raw material खरीदते रहो, ये लो, ये रिश्वत ले लो। In spite of new rivals or companies offering same material at significantly low price, same material बाकी कंपनियां सस्ता दे रही हैं लेकिन वो महंगा खरीद रहा है। अब अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्यूज डिसीजन इज करेक्ट, तो क्यू की जो सिचुएशन है वो जनाब वो सिंपली ईगोइस्ट है। वो कहता है जो मैं कहता हूँ ठीक है, जो मेरे मफाद में जा रहा है वो सही है, और उसने ब्राइब ले लिए। इसको कहते हैं ईगोइज्म, कि जो मेरे हक में जाता है वो ठीक है, बाकी सब गलत। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम बात करते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो क्या इसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है? नहीं, मैं आज ये बात आपको क्लियर करनी चाहता हूँ कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है अगर वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं एथिक्स के साथ, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मुआशरा उनकी कदर करेगा। और दूसरी तरफ एथिकल फ्रेमवर्क में जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो वेल रन बिजनेस होगा और हमेशा उसका मुआशरे में एक अच्छा नाम बनेगा। लेकिन याद रहे कि इसके नतीजे में इन्वेस्टर जो है वो इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा कि ये एथिकल कंपनीज हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ये इंश्योर है कि शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इनके कारोबार में। ठीक है, क्योंकि ये रिस्क अच्छा मैनेज करते हैं तो ये उसके पैसे को ज़ाया होने नहीं देंगे, लिहाजा यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। तो लिहाजा एथिकल होने का फ़ायदा ही है। और जो एम्प्लॉयज़ मार्केट में मौजूद हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमेशा इस कंपनी को मिलेंगे, चूंकि उन्हें पता है कि इस कंपनी का एथिकल बिहेवियर है और ये हमेशा हमें टाइमली पेमेंट भी करेंगे, हमारा ख्याल भी रखेंगे। तो इसका मतलब है इखलाकी तौर पे अच्छे एम्प्लॉयज़ भी इनको मिले, इन्वेस्टर भी अच्छे मिल गए, इसके साथ साथ जो है इनको तमाम लोग बेटर मिल गए, तो फिर कारोबार तो ये चलेगा। लेकिन क्या फ़र्द ही ऐसा होता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी होती? नहीं। अगर एक फ़र्द भी अपना ख्याल रखेगा और वो हमेशा सच बोलेगा, ऑनेस्टी पे चलेगा, तो वो मुआशरा उसकी भी कदर करेगा। तो हमेशा कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम चीज़ें एथिकल लेवल पे होंगी इंडिविजुअल सतह पे, और कंज्यूमर में चूज टू परचेज द एथिकल आइटम्स, वो आपके एथिकल आइटम्स खरीदेंगे। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ विल नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट द ऑर्डर, वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर लेते ऑर्डर को, वो जानते हैं आज के दौर में कि क्या अखलाकियाती तौर पे ठीक है। जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, तो डॉक्टर्स हैं, तो इनका तो एक ज़ाब्ता अखलाक है। हम किसी डॉक्टर से कहें इसका गुर्दा निकाल के उसमें डाल दो या गुर्दा निकाल के भेज दो, वो मानेगा इस बात को? कहेगा नहीं जनाब, मैंने एक ज़ाब्ता अखलाक का पे वादा किया हुआ है,
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ और फिर इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के साथ कि मैं अखलाकियात से आरी काम नहीं करूँगा। अगर अकाउंटेंट से कहेंगे टैक्स चोरी करो, वो कहेगा जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसमें मुझे अपना मेंबर बनाया हुआ, ICMAP का मेंबर हूँ, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ, मैंने एक अखलाकियात के ऊपर मैंने एक ऑथ दिया हुआ है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लिहाजा प्रोफेशनल लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते और वो हमेशा सच्चाई की कीमत पे बिकते हैं। सच्चाई की भी तो एक कीमत होती है। तो यहाँ मैं टाइम देखता हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं हो चुका, लिहाजा हम ये करते हैं कि इसको हम डन कर देते हैं कि ये काम जो है आपका हो गया, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जो है मैं मैक्सिमम नॉलेज दे सकूँ। तो यहाँ पे आके आपका कोर्स जो है वो कवर हो जाता है। एक दो चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है मैंने आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं बता दूं वो कौन कौन सी हैं जो मैंने यहाँ शेयर नहीं की, लेकिन उसकी छोटे वीडियोस हैं मेरे पास, वो मैं सेंड करूंगा। इंटरनल मार्केटिंग नहीं कराई आपको, और जो कल मैं प्रिंसिपल इंटरनल कंट्रोल्स पे कल बात हो रही थी, वो थोड़ी सी रह गई थी, वो वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा और वो भी आपने पूरी देख लेनी है। तो इस तरह आपका पूरा कोर्स इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो यहाँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात हो गई। आज के लेक्चर के हवाले से आपका फीडबैक चाहिए होगा कि आपको कितना समझ आया है। जी शाबाश, वाचिंग इन योर टेक्स्ट बॉक्स, वो क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि आज के हवाले से आपको कितनी समझ आई है। जी शाबाश, आई एम वाचिंग देयर। तो मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स को। जी थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड योर नाइस कमेंट्स। और आप लोगों ने जो है वो बड़े अच्छे कमेंट्स जो है वो शेयर किए हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ राब्ता रहेगा। वो कहते हैं ना, अच्छे बच्चों को छोड़ने को भी दिल नहीं करता। सो एनीवे, दुनिया है, सारे काम होते हैं दुनिया में। वो कहते हैं ना, वो अजब सरा है तेरी दुनिया का, किसी का कूच किसी का मुकाम होता है ना। तो ये दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह ताला इस कोर्स में कामयाब करेगा तो फिर आगे आपके रास्ते और हमवार होंगे इंशाल्लाह। तो ये सब दुनिया का निज़ाम है, ये ऐसे ही चलता है। सो सी यू इंशाल्लाह। अगर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मौजूद रहूँगा, आप कुछ बात कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग, फॉर योर नाइस टाइम। काफ़ी अच्छा साथ रहा आप लोगों का। तो सी यू इंशाल्लाह with my best praise and good wishes for you. Thank you very very much. Allah.